आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री राजेंद्र सिंह गर्ग जी, हमीरपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, आपकी इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका जो आपकी आवाज बनकर के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हर मुद्दे पर बात करती है, बहन कमलेश जी, पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में हमारे वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री जी एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन हैं, जिला के हमारे अध्यक्ष पूर्व में विधायक रहे श्री बलदेव शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री देशराज शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनोद ठाकुर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय राणा जी, एपीएमसी के चेयरमैन श्री अजय शर्मा जी, लैंड मॉर्गेज के श्री कमल नयन जी, बाल संरक्षण आयोग के की अध्यक्षा बहन वंदना जी, पार्टी के हमारे साथी श्री अशोक जी, चमन लाल जी, राकेश ठाकुर जी, देवराज शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने हाल ही में भी ज्वाइन किया यहाँ पर देव श्वेता पानिक जी, एसपी कार्तिकेयन जी, सभी विभागों के यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहन, आज लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम हिमाचल प्रदेश में जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए आए। एक ऐसा दौर जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जीवन में देखना पड़ेगा, ऐसे दौर में से गुजरना पड़ेगा। एक वायरस जो आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, वैसी परिस्थितियां पूरे विश्व में पैदा कर देगा। बाहर जाने की भी मनाही, जाना है तो सावधानी के साथ जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जाना, और जाने के बाद उससे बचे रहना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन एक परिस्थिति आई इस दौर में, और इस दौर में हम सब लोग संघर्ष करते हुए, उससे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े हैं। लॉकडाउन का दौर आया, सब कुछ बंद, और उसके बाद लॉकडाउन के कई फेज गुजरने के पश्चात अनलॉक के फेज शुरू हुए, और अब हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि अब लोगों के बीच में, जनता के बीच में जिस प्रकार से हम पहले जाया करते थे, सावधानियों को बरतेंगे, हम मास्क पहन करके काम करेंगे, हम मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, और उस दृष्टि से कोरोना के इस दौर के पश्चात लगभग 7 महीने बीतने के बाद भोरंज विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां हम इस काम शुरू करते हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं, बहुत व्यवस्थित होकर के आप बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए दूर दूर कुर्सियां लगाई है। और एक वक्त था जब जनसभा में लाने के लिए हमको लोगों के लिए जोर लगाना पड़ता था कि आओ भाई, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, बड़े नेता कोई आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि जब हमको लोगों को बोलना पड़ रहा है कि ज्यादा मत आओ, थोड़ी संख्या में आओ। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के बीच में यहां पर आना हुआ है, और आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।
यही जगह है 22 दिसंबर 2018 को लिया गई थी। 22 दिसंबर। कुछ बातें हमने उस वक्त कही थी और उन बातों का जिक्र करने के बाद जब हम चले गए, कुछ लोगों को शायद ऐसा भी लगा होगा ये नेता आते हैं कह करके चले जाते हैं, लेकिन होता नहीं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र भोरंज में आपके निमंत्रण पर, कमलेश जी के निमंत्रण पर यहां पर जब आना हुआ है, 22 दिसंबर 2018 को जो बातें हमने की थी उसमें से 100% जो है सारी योजनाएं हमने लागू करके दी। और आज जब 2 नवंबर को फिर से आपके बीच में आना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में एक समय में एक जगह पर 1 नहीं 2 नहीं 9 उद्घाटन और शिलान्यास के जो है वो शिला पट्टिका आपके सामने है। इससे एक अंदाजा लग सकता है कि आपका ये विधानसभा क्षेत्र विकास की यहां पर लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा आना नहीं हुआ, कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है। भले ही हम देर से आए, लेकिन उसके बावजूद ये दीवार सामने कहती है कि जहां इस विधानसभा क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले 9 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं का अनावरण एक साथ हुआ। पर आज मैं देख रहा हूं इन योजनाओं का अगर हम जोड़ करें, योग करें, उद्घाटन और शिलान्यास का 80 करोड़ 60 लाख की लागत से आपके विधानसभा क्षेत्र में ये योजनाएं पूरी होगी। अभी आदरणीय हमारे विक्रम जी और ठाकुर महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमीरपुर जिला राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति में बहुत लोगों का बड़ा योगदान है। ठाकुर जगदेव चंद जी जो जिनके साथ हमको काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन उनको हमने काम करते देखा है और काम करते सुना है। एक अलग पहचान थी उनकी राजनीति, जो कह दिया वो पत्थर की लगी। हंसती कम थे, ठाकुर थे, लेकिन उसके बावजूद अपने काम से लोगों को खुश करते थे। वो उनके एक स्वभाव था। और उसी दृष्टि से आगे बढ़कर के इसी हमीरपुर जिला में आदरणीय धूमल जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक स्थान। इसी विधानसभा क्षेत्र के अब वरिष्ठ नेता रहे पूर्व में ईश्वरदास दीवान जी, और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमारे दल से जीतने वाले या भाजपा से जीतने वाले सबसे ज्यादा बात जीतने वाले अगर कोई विधायक के रूप में आज भी उनका दर्जा रहा है एक दल से जीतने वाले, तो वो ईश्वरदास दीवान जी। ईमानदारी से और धीरे से, सहजता से काम करने का स्वभाव। आज अनुराग ठाकुर जी केंद्र में हमारे राज्य मंत्री के नाते वो भी एक अलग पहचान के साथ। और इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अगर पूरा हमीरपुर पार्लियामेंट का अगर हम जिक्र करें तो इसमें दो राय नहीं कि आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलासपुर जिला के रहने वाले आदरणीय जगप्रकाश नड्डा। यह हमारे लिए सम्मान का विषय है, सौभाग्य का विषय है। और इसलिए इस दृष्टि से मैं हमीरपुर की धरती को नमन करता हूं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस सारी परिस्थितियों में यहां तक नेतृत्व को पहुंचाने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है इसी विधानसभा क्षेत्र से कमलेश जी आपकी विधायिका है
ये भी धीमान से कम नहीं, लगी रहती हैं, धीरे धीरे बोलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा बोलेंगी, छोड़ेंगी कुछ नहीं। मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, और उसके साथ इस बात का भी जिक्र करती हैं कि ये जो काम हो गया वो उसका भी जिक्र करती है। जमीन से जुड़ करके इन्होंने काम किया, पंचायत के प्रतिनिधि के नाते काम करने के बाद जो है इस मुकाम को हासिल किया, और इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं देख रहा था कि उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारा जो है एक लगभग 2 करोड़ की लागत से हमारे ITI घोरन की जो हमारे उस भवन का हमने उद्घाटन किया, और उसी के बाद अगर हम शिलान्यास की अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है लखवाल के बमसर उठाव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण में उन्नयन के लिए जो है जो उसके लिए हमने शिलान्यास किया, जिस पर 45 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे, और इससे इस क्षेत्र के 144 गांवों की 215 बस्तियों को जो है वो लगभग 64,000 लोगों को पेयजल योजना इस योजना से लाभ मिले। और इसी प्रकार से मालिया सदैन उठाओ पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के कार्य का भी शिलान्यास किया गया, और ये काम जो है लगभग 12.5 करोड़ की लागत से पूरा होगा। इस योजना के अंतर्गत 67 बस्तियों के लगभग 23,000 लोगों को लाभ मिलेगा, पेयजल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मैं सभी जो लाभान्वित होने वाले गांवों के सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि उठाऊ पेयजल योजना अमरोह का शिलान्यास किया गया। इस योजना पर लगभग 1 करोड़ 90 लाख की लागत से इस काम को पूरा किया जाएगा, और 3 गांवों में 2000 की आबादी को सीधा इसका लाभ होगा। और स्वाभाविक रूप से हमीरपुर जिला में पानी का संकट रहता है, उस दृष्टि से इस योजना का भी एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। 2000 लोगों की आबादी को सीधा इसका लाभ मिलेगा। और उसी तरह से आगे में बढ़कर के मैं देख रहा हूं समला से हमारा दसबल बायटो सड़क के लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, और इस क्षेत्र की लगभग 1,500 आबादी को इस सड़क का लाभ मिलेगा। उसके लिए भी सभी गांव वासियों को जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से आगे बढ़कर के मैं देख रहा हूं कि मतलाना से बुहाना सड़क पर 8 करोड़ 34 लाख की लागत से जो है वो इस योजना को पूरा किया जाएगा, इस सड़क को पूरा किया जाएगा। और इस सड़क से जो दोनों गांव के लगभग 2 गांव जो है बड़े गांव, इसमें 1000 के लोगों की जो है पॉपुलेशन रहती है, जनसंख्या रहती है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़कर के जो टिक्कर खातरियां धीमी सड़क का गांव जम्बेर तक के कार्य को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी, और इससे 5 गांव को जो है वो सड़क की सुविधा उपलब्ध होगी। उसके लिए भी सभी गांव वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजवी योजना कैंथ घाट पर बनने वाले पुल के लिए 2 करोड़ 50 लाख की लागत से जो है ये काम पूरा किया जाएगा, और इससे घोरन विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव के जो है लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 9वें नंबर पर बस स्टैंड घोरन के शिलान्यास के साथ ही क्षेत्र की जनता की जो लंबे समय से एक मांग आ रही थी, 3 करोड़ 20 लाख की लागत से उस मांग को आज पूरा करते हुए हमने उसका विधिवत शिलान्यास किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जो है वो
विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जो बस स्टैंड की मांग जो है इसके साथ हम पूर्ण करने की परिस्थिति। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विकास की दृष्टि से पूरा हमीरपुर जिला में हर तक अलग अलग विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था लगभग 80 किलोमीटर का कि जो हमने जो सड़कों का सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से लगभग 75 करोड़ रुपए जो बजट मंजूर हमने सिर्फ हमीरपुर जिला के किया हुआ है, ताकि सड़कें आप लोगों को अच्छी प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध हो सके और उन सड़कों पर आने जाने की सुविधा सब लोगों को अच्छी तरह से अच्छी सुविधा मिल सके। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता की पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जिला की 29 सड़कों परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से 88 करोड़ रुपए की धनराशि हमने जो है हमीरपुर जिला के लिए जो है सिर्फ जिला हमीरपुर के लिए हमने जो है वो उपलब्ध कराई। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें, योजनाओं का हम जिक्र करें तो बहुत लंबा विषय है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका सहयोग मिला, हर कदम पर मिला, आगे बढ़ने का हौसला हुआ। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का पूरा होने जा रहा है। बीच में ये दौर आया संकट का, ये अलग परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। और मैं ये भी कहता हूं कि अभी तक ये संकट समाप्त नहीं हुआ, कोरोना का मैं जिक्र करता हूं, लेकिन फिर भी हमारे कई लोग इस बात को लेकर के शोर डालने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के हमारे साथी दूसरे लोग, बहुत कुछ लोग ऐसा शोर डालने की कोशिश करते हैं। ये संकट कोई व्यक्ति द्वारा या नेतृत्व का या किसी सरकार का ये वो संकट नहीं है। एक वैश्विक परिस्थिति इस प्रकार की बनी, पूरे विश्व की परिस्थिति इस प्रकार की बनी। इस वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, लाखों लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस बात को लेकर के मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं जो बड़े राज्य पूरे देश पर जिनकी आबादी 60 लाख 70 लाख से ऊपर की है, उसमें हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में अगर सबसे बेहतरीन किसी राज्य ने अगर काम किया है तो उसमें हिमाचल नंबर 1 पर है। भले ही मामलों में बढ़ोतरी होते होते हम 22,000 के आंकड़े तक पहुंचे। मृत्यु एक व्यक्ति की भी होती है, वो भी दुखद होती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह सकते हैं कि लगभग 2,500 के लगभग हमारे 2,200 के लगभग जो हमारे जो एक्टिव केसेस वर्तमान में हैं, जो बड़े राज्यों में जितने भी राज्य हैं उनमें से उन राज्यों की तुलना में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश जो है बहुत बेहतर परिस्थिति में है। फिर भी उसके बावजूद में मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में अभी तक हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत सजग होकर के काम करने की, सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस वायरस के नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो ऐसी परिस्थिति है पूरे विश्व में, कई जगह वायरस आया, उसके बाद चला गया, लेकिन उसके बाद फिर आ गया। और हम तो खुद इस दौर में से गुजरे हुए लोग में से हैं। यहां महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, यहां पर मैं देख रहा हूं मीडिया की उत्तर भी है। हम लोग पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव सोच के आदमी है। बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन आ ही गई चपेट में। और हम ये मानते थे ऐसा कि भी बहुत सारे लोग बोलते थे कुछ नहीं होता है, नहीं बोलता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। जब हुआ तो मालूम पड़ा। और इस
कोरोना के इस संकट में, इस दौर में से गुजरने के बाद हमारा पहला कार्यक्रम है, हम बाहर निकले की परिस्थिति नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोशिश करिए कि इससे बच करके रहिए, और बचने का रास्ता दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र रास्ता यही है कि हम सावधानियां बरतें, हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा न बनें। यही एकमात्र रास्ता है। चलिए ये बातें कि वैक्सीन आ गई, इधर आ गई, उधर आ गई, लेकिन उनके परिणाम अभी तक नहीं आए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ दिन पहले जो है अपने संबोधन में राष्ट्र के नाम जब संदेश दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये तमाम बातें कही। उन सारी चीजों को लेकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। हमने हिमाचल प्रदेश के हमारे ऐसे दौर में, इस कोरोना के दौर में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे, लगभग 2.5 लाख लोगों को हम उस संकट से लेकर के हिमाचल प्रदेश में वापस लाए। और विपक्ष के बारे में अगर आप बात कहें तो वो कई बार वो कहने लगते थे कि आप लोगों ने उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे बच्चे वहां फंसे हैं, वहां कोटा में है, कोई मुंबई है, कोई थाने में है, कोई पूना है, कोई दिल्ली है, कोई चंडीगढ़ है, कोई बेंगलोर है। जब उन लोगों को हम लेकर के आए, उन बच्चों को लेकर के आए, उन लोगों को लेकर के कहने लगे कि तुमने तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो कोरोना से भर देना, हिमाचल को संकट में डाल दिया। अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए वो लोग भी वो चाहते क्या। अब तो किस बात को होता है कि हमारा विपक्ष है, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के इस संकट के दौर में विश्व का सबसे बड़ा संकट जो था और संकट जो वर्तमान में भी अभी तक भी है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इस कोरोना के संकट के क्षण में सबसे ज्यादा राजनीति की तो विपक्ष के लोग। हमने कहा कि राजनीति करने के लिए अवसर पर्याप्त हैं, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये दौर नहीं है, ये संकट का दौर है, मिलकर के साथ चलिए, सहयोग करिए, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं आप सुझाव दीजिए, हम लागू करेंगे। लेकिन नहीं, उन्हें विरोध ही करना था विपक्ष में। विपक्ष का मतलब यह अभिप्राय नहीं होता है कि आप हर बात का विरोध करें। मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, अब छोड़ देना चाहता हूं। उनकी सोच है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है, वो जाने। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मजबूती के साथ इस संकट के क्षण में देश का नेतृत्व किया। एक नेतृत्व जिस पर भरोसा पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हो गया। आज दुनिया के दूसरे देश इस बात को लेकर के पूछते हैं कि हमारे देश में भी कोरोना आ गया, कोविड-19 के इस दौर में आपने अपने को आए भारत को कैसे संकट में संभाला है, आप हमको बताइए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संकट में अगर देश के लिए अगर मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस मजबूत नेतृत्व की उसकी पूर्ति जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। अगर आज के इस दौर में अगर हमारे पास नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो मैं कह सकता हूं ये संकट बहुत ज्यादा विकराल। कहने के लिए आसान होता है, जो बहुत बातें कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं इस आजाद भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे संकट के क्षण में से, ऐसे दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से आज अभी नरेंद्र भाई मोदी जी गुजर रहे हैं। इस वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। और इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें
मुख्यमंत्री रहे होंगे, लंबे समय तक रहे होंगे, कई लोग रहे होंगे, लेकिन ऐसे संकट के दौर में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गुजरा जिस दौर में से हम गुजर रहे। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, संयम रखा, सब्र रखी, तो जरूरत थी इस पर। परेशानी हुई, तकलीफ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा किया, नहीं सरकार कर रही है, ठीक कर रही है, सहयोग किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, इस देवभूमि में कोई व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हिमाचल का रहने वाला है, चाहे हिमाचल से बाहर का भी रहने वाला है, कहीं मजदूर है, चाहे कोई भी है। आप लोगों ने काम किया, ऐसे लोगों को मदद की, जहां राशन देना था वहां राशन दिया, जहां भोजन देना था वहां भोजन पहुंचाया। हमने कहा इस संकट के दौर में आप लोगों को है इस मास्क की आवश्यकता है, मास्क अभी तक सरकार की ओर से कि हमारे देश के अंदर मिल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप मास्क बना करके दीजिए। लाखों की तादाद में मास्क अपने आप बना करके लोगों ने जो है घर घर में हर व्यक्ति को पहुंचाए। हम कैसे एक बार कह सकते हैं कि लोगों का सहयोग हुआ, हम कैसे भूल सकते हैं इस बात को। हमने लोगों से अपील की कि इस दौर में जब ये हमारा कोरोना का ये दौर चल रहा है, इसमें लॉकडाउन में आप घर से बाहर मत निकलिए। परेशानियां हुई, बहुत आवश्यक काम से किसी को जाना था, किसी का कोई बीमार कहीं फंसा हुआ था, कहीं उनको लाना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सब्र और संयम के साथ आप लोगों ने सहयोग किया। सफलतम लॉकडाउन का दौर हुआ। लेकिन जब परिस्थिति हमने धीरे धीरे खोलनी शुरू की, हमने कहा अब अनलॉक फेज शुरू हो गया, तो हमने बसें शुरू की। आप लोगों ने उसमें भी सहयोग किया। हमने कहा बिजनेस एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, दुकानदार की दुकान चलनी चाहिए, चाय वाले की चाय की दुकान चलनी चाहिए, ढाबे वाले का ढाबा चलना चाहिए। धीरे धीरे उस परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए हम एक आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग प्रभावित है नहीं अभी तक भी, लेकिन उसके बावजूद सारी गतिविधियां चलना शुरू हो गई। इसलिए आप सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं इन सारी चीजों के लिए। हमारी सौभाग्य की बात है कि आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक निर्णय करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को इस तरह से नहीं देखती है कि लाचार है, बेबस है, कमजोर है। भारत की एक पहचान बनी दुनिया के नक्शे पर। भारत के साथ छेड़खानी की, भारत में मजबूत नेतृत्व है। अभी आपने कोविड के दौरान देखा, आपने होगा लॉकडाउन तो बहुत सारे देशों ने अपने बड़े देशों में लगाया बाहर के, लेकिन लागू नहीं हुआ, प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ। लेकिन भारत में लॉकडाउन के फेज 4 तक जो है वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी पर भरोसा, नेतृत्व पर भरोसा, विश्वास। ये परिस्थिति पूरे विश्व के दूसरे देशों में नहीं है। और उसके साथ साथ में एक नहीं अनेक निर्णय ऐसे पूरे देश भर में लिए, जिन निर्णयों की वजह से हम एक जगह जहां जिन चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम बोलते रहते थे कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, लेकिन यह भी परिस्थिति थी कि इस बड़े राष्ट्र में एक राज्य ऐसा था जहां धारा 370 की वजह से उसका अपना झंडा था। जम्मू कश्मीर में अगर सचिवालय की छत के ऊपर आप देखें तो दीवार वहां पर देखते हैं तिरंगे झंडे के समानांतर जम्मू कश्मीर का दूसरा अपना झंडा दिखाई देता था बराबरी पर, और इसलिए देता था कि धारा 370 थी। भारत की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में
बिल पारित हुए 104 से ज्यादा बिल ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, क्योंकि धारा 370, क्योंकि वहां पर नियम यह था कि जब तक वहां के राज्य की विधानसभा उसको पारित नहीं करेगी तब तक के लिए केंद्र का कोई कानून वहां पर लागू नहीं होता। विचित्र परिस्थिति थी और हम लोग कल्पना करते थे कि ये परिस्थिति हमारे सामने तो मालूम नहीं कब तक रहेगी। हमारे बुजुर्गों का जीवन समाप्त हो गया, वो बोलते रहे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन हुई तो नहीं। लेकिन दौर आया जब भारत को मजबूत नेतृत्व मिला नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। हमने कल्पना नहीं की। दौर आया, ऐसा दौर आया, अमित शाह जी गृह मंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री, और निर्णय हमारी आंखों के सामने लोकसभा में होता है, बिल पारित होता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके राज्यसभा में पारित होता है। और हम और आप लोग, मैं कह सकता हूं इस बात को, हम अपनी पीढ़ियों को इस बात को कह सकते हैं कि जब ये दौर, जब राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हो रही थी और चर्चा के बाद इस बिल का पारण हो रहा था, हम टेलीविजन के सामने उस दौर के चश्मदीद गवाह हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि धारा 370 ये तभी संभव हो जब मजबूत नेतृत्व भारत को। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे, मजबूत भारत, एक भारत। फिर भी उसके बावजूद हमारे विपक्ष के मित्र बोलते कुछ नहीं हो रहा है। हम राम जन्मभूमि पर हमेशा इस बात को कहते थे कि राम जन्मभूमि पर, जहां भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उस भूमि पर हम मंदिर बनाने का अधिकार चाहते हैं। सैकड़ों सालों से मामला इस कठिन दौर में से गुजरते हुए उलझा हुआ था, लेकिन दौर आया जब मजबूत नेतृत्व भारत को मिला नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया और हम और आप लोग चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। जब निर्णय आया, कोर्ट के प्रांगण से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, हम टेलीविजन पर देख रहे थे कि निर्णय हुआ कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है वहां मंदिर निर्माण के कार्य में कोई बाधा नहीं। ये छोटी चीजें नहीं है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस निर्णय के बाद जो है राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का शिला पूजन, भूमि पूजन जो है, वो भी हम लोगों ने अपने लाइव जो है वो हमने को देखने का अवसर पड़ा। इतनी विचित्र परिस्थिति है। ऐसी एक नहीं अनेक चीजों को लेकर काम क्या सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान है पड़ोस में, चाहे चाइना है पड़ोस में, हम उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता जब जब महसूस हुई उस भाषा में उनको जवाब किया गया। आत्मनिर्भर भारत, आप कल्पना करिए जब ये कोरोना का ये संकट आया, उस संकट के दौरान ऐसी परिस्थिति थी, भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। पीपी किट चाहिए तो भारत में उसका निर्माण नहीं होता था, चाइना से आती थी। कोरोना के मरीज को अगर वेंटिलेटर पर रखना है तो वेंटिलेटर का निर्माण भी चाइना में अधिकांश वहां से ही सप्लाई होता था। यह मास्क का जिक्र कर रही है, इस मास्क का निर्माण भी चाइना में, भारत में नाम के बराबर। लेकिन जब संकट आया, मोदी जी ने कहा कि संकट के क्षण में भी हमारे पास अवसर है। ये एक तरफ ये संकट है, विपदा है, परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ ये अवसर है। इस विपदा में भी इसको अवसर में परिवर्तित करना चाहिए। आज एक दिन में 5 लाख के लगभग पीपी किट का निर्माण भारत में होता है। भारत की जरूरत को तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन भारत से बाहर दूसरे देशों को भी पीपी किट देने की परिस्थिति में, मास्क देने की परिस्थिति में ये तभी हुआ जब मजबूत नेतृत्व भारत को मोदी जी के रूप में मिला है।
बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के बाद हमने निर्णय लिए, बुजुर्गों को पेंशन देने का निर्णय हमने किया। आज बुजुर्गों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमको मिला है। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि भारत में पूरा हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा राज्य बनना चाहिए जहां हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस काम को हम 1 साल पहले कर चुके हैं। 27 दिसंबर 2019 को जब हमारे 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ, उस दिन जो है हमारे केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला में आए, और उस दिन जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे परिवार हैं, सभी परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है 2,76,000 परिवारों को हम जो गैस का चूल्हा उस पर दिए। आज ये आंकड़ा 2,80,000 से पार हो गया है। पूरे देश में हिमाचल पहले स्थान पर है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए आपको इलाज करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से, और हिमाचल की पॉपुलेशन, हमारी आबादी के 22 लाख लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनका कार्ड बना है। लेकिन जो बाकी का हिस्सा जो बचा, तो 22 लाख के बाद जो हमारा पॉपुलेशन का बाकी हिस्सा बचता है, कि पॉपुलेशन तो हमारी 70 लाख से ऊपर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, उस दृष्टि से हमने हिमकेयर की शुरुआत की। सारा हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति को हिमकेयर के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का हेल्थ कवर जो है देने का निर्णय लिया। हजारों की तादाद में 1 लाख के लगभग आंकड़ा पहुंच गया, जहां पर हिमकेयर के अंतर्गत हमने उनका इलाज किया पिछले 2 साल जब से इस योजना की शुरुआत। एक गरीब आदमी अपने बीमारी की वजह से, किसी घटना की वजह से चल नहीं सकता है, बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद लाचार वहां पर बेबस है। परिवार के सदस्य को उसकी सेवा करने के लिए अगर पानी पीना है तो भी पानी पिलाने के लिए वहां पर व्यक्ति को खड़ा करना पड़ता, रखना पड़ता है। उस व्यक्ति को, मरीज को अगर टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी वहां पर उसकी सेवा के लिए किसी आदमी को सहारे की आवश्यकता रहती है। हमने कहा ऐसे लोग बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग कैंसर से परेशान, कैंसर की बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा है, लेकिन चल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसा है कि एक्सीडेंट के कारण उनकी स्पाइनल कॉर्ड चले गई, चोट ऐसी लग गई जिसके कारण वो चलना संभव नहीं है, बिस्तर पर है, जिंदा है, लेकिन चल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसा है कि किडनी की बीमारी हो गई, किडनी फेल हो गई, लेकिन जिंदा है, चल नहीं सकते, लाचार है, बेबस है, बिस्तर पर पड़े हैं। हमने ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और हमने एक नई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, सहारा योजना शुरू की हमने। ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसी बीमारी के कारण ग्रसित हैं, जो बिस्तर पर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी मदद करने के लिए उनके खाते में हर महीने के 3,000 रुपए हम उनके खाते में मदद करते हैं। सरकारें रही, पहले कई सरकारें रही, उन्होंने काम किया, अपनी सोच के मुताबिक काम किया, लेकिन कभी ऐसी विषयों को लेकर के मानवीय दृष्टिकोण के साथ ऐसे विषयों पर विचार नहीं किया गया। हमने उस दिशा में काम करने की कोशिश की है। हमने नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, और स्वावलंबन योजना सब लोगों को, सभी नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, ये कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा नौजवानों को नौकरी मिल सके तो बेहतर है, वो भी करिए, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप एक तरीका निकालिए, हम आपको मदद करेंगे। हमने मदद का रास्ता निकाला, 25% सब्सिडी उस पर देने का निर्णय किया। 40 लाख रुपए का हम आपको लोन देंगे, और उस लोन में से आप अपना काम शुरू करो। और जो महिलाएं हैं उनको 5% और उसमें ज्यादा हमने रखा उसमें, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। और आज की तारीख में हजारों की संख्या में नौजवानों ने अपना काम जो है अपने बलबूते जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है पूरे प्रदेश भर में शुरू किया।
एक नई शुरुआत के साथ, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का ये हिमाचल बहुत दिल के करीब है। अटल टनल जिसका शिलान्यास अटल जी ने किया था, रोहतांग टनल जिसको हम बोलते हैं, हम लगातार पिछले 3 सालों से इस बात के लिए लगे थे कि वो बन करके तैयार हो जाए, जल्दी बने। वो आधा दर्जन बैठ के मैंने शिमला में की, हमने बीआरओ के अधिकारियों के साथ हमने कहा कि कहां आपको कठिनाई आ रही है, हम क्या मदद कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए। मदद भी की, काम को मॉनिटर किया, खुद जाकर के काम को देखने के लिए गई। ये काम जल्दी पूरा होना चाहिए, ये अटल जी का स्वप्न है और ये स्वप्न को जल्दी हम साकार होते देखना चाहते हैं। ये लाहौल स्पीति के लिए, लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, यह सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और आखिरकार एक परिस्थिति बनी, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारी टनल जो है रोहतांग टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पर हमने रखा, वो टनल बन करके तैयार होने वाली है। हमने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हिमाचल में आकर के इस टनल का उद्घाटन करें। हम सोच रहे थे, क्योंकि इन दिनों में पिछले लगभग 7 महीने से प्रधानमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम में, उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में कहीं नहीं गए। जो भी उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, वो सारे ऑनलाइन किए गए। पर ऐसी परिस्थिति में हमको लग रहा था शायद प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं दिल्ली से यहां पर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ करके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके जो है वर्चुअली इसका उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी के समक्ष जैसे ही हमने ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और वहां आकर के उद्घाटन करूंगा। और हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे देश में इस कोविड के संकट के दौरान प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी प्रोजेक्ट के फिजिकली उसका उद्घाटन करने के लिए निकले तो हिमाचल की धरती पर आए, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए और टनल का उद्घाटन किया। मान लीजिए प्रसन्नता का विषय है, तो इसलिए मैं आपके बीच में बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबा भाषण हो गया। लेकिन मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं खासतौर से कि आप सब लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में आकर के एक नई शुरुआत की है पूरे हिमाचल प्रदेश में। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ करके हमीरपुर जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं और ज्यादा तेज गति उसमें देने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक परीक्षा का जो दौर आता है, लोकसभा का जो चुनाव आया, उसमें भी आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में ये नहीं हुआ था कि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। वो जीता करके आप लोगों ने जीता। आप कल्पना करिए, हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे नहीं 2 होंगी, हमने कहा 2 कैसे होंगी, सीटें तो 4 हैं, तो क्या हमने कहा 4 ही होंगी। नहीं बोलते, बहुत मुश्किल है, बोलते हैं ये कठिन है, वो कठिन है। मैं उन सारी चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार की बातें करते हैं। और कुछ तो हमारे लोग भी बहुत ज्यादा, बहुत उत्साह में विश्वास करने थे कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। हमने कहा कठिन है, हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और हमने उस लड़ाई को लड़ा, सबके सहयोग से लड़ा, हिमाचल की जनता के सहयोग से लड़ा। हिमाचल की जनता का मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार का स्नेह कभी शायद किसी को मिला होगा। जहां 68 की 68 सीटों पर भाजपा को जीत हुई, 4 लोकसभा पर हम जीते हैं और शिमला 3,29,000 के वोटों से हम जीते हैं। शिमला सीट, जिस सीट को कहते कि ये संभव नहीं है, 3,29,000 के लगभग वहां से जीते। 4 लाख से हमीरपुर सीट जीती हमने, 4,05,000 वोटों से मंडी जीती हमने, 4,80,000 के अंतर से हमने कांगड़ा जीती। यह अंतर मैं कह सकता हूं आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ा चुनौती हो।
सरल नहीं होगा, कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में, लेकिन ये दौर हिमाचल की जनता के सहयोग से संभव हो पाया है। ये भी लंबे समय तक जो है इतिहास का हिस्सा रहेगा कि कब सबसे ज्यादा अंतर के साथ हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीटें जीती गई थी, कब जो है हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी। ये इतिहास का हिस्सा होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और बहन कमलेश जी ने अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों का जिक्र किया। हमने तय किया है इस बार का जो बजट सत्र आएगा हमारा 2021-22 का, उस सत्र से पहले हम और घोषणा नहीं करेंगे। जो घोषणा की है उनको पूरा कर रहे हैं, और खास तौर से जो विकास कार्य जो जमीनी स्तर पर, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो बन करके जो यहाँ में से 9 में से 8 योजनाएं जिनका हमने शिलान्यास किया है, एक उद्घाटन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अधिकारियों को भी मैं बड़ा कहना चाहता हूं कि सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में साल और 1.5 साल के अंदर ये तमाम जितनी 8 योजना है इसके उद्घाटन का कार्यक्रम जब होगा तो भी हम इसी मंच पर जो है यहां आप सबके बीच में और इस बात को सुनिश्चित करें, अधिकारी काम करें, हम पूरा जनता के जो प्रतिनिधि है हमारे जो है वो पूरा उसमें सहयोग करेंगे। जो भी आपके कामकाज में अगर बाधा आएगी, और यहां पर जो कमलेश जी ने 2-3-4 पॉइंट्स की जो बात कही गई है, तो उन सारी बातों को मैंने सुन लिया है, नोट कर लिया है, उनका समाधान करेंगे। जहां उन्होंने कहा कि जो हमारी लखवाल की बमसन की जो पेयजल योजना है ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए जो बनी थी, और उसमें जो डिवीजन का एक जिक्र किया गया है भोरंज द्वारा इसको किया जाए, तो पहले डिवीजन था नहीं यहां पर, तो उस वक्त की परिस्थितियां उस तरह की थी। और अब आज का आईपीएच यही जगह है जहां मैंने 2 डिवीजन की घोषणा एक जगह की पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र में 2 डिवीजन की अगर घोषणा की तो ये एक ही विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां पीडब्ल्यू का भी और आईपीएच का भी। और हमको तो अपने क्षेत्र में तो हमको अब तक एक ही डिवीजन मिला है, वो भी बड़ा मुश्किल से लिया मैंने तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें जो की जा सकती थी वो की है। आपके हम उस पिछली बार जब आए तो आपका जो राजकीय उच्च पाठशाला बड़हर जो है उसका दर्जा बढ़ाने की बात थी, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नोटिफिकेशन जो है वो 7/3/2019 को कर दी गई। भोरंज में जो सिविल हॉस्पिटल की जो बात आप लोगों ने कही थी उसका भी अपग्रेड कर दिया गया, 50 बेड, हाँ जी 50 बेड से 100 बेड कर दिया उसको, हाँ जी 16 से 100 बेड, 100 बेड का वो भी कर दिया गया है। और जहां में पौष औषधालय खोलने की बात कही गई उसके भी 20/11/2019 को उसकी नोटिफिकेशन हो गई। भोरंज में सिंचाई का जो हमारा डिवीजन की बात थी 23/2/2019 को उसका भी नोटिफिकेशन करके जो है उसको शुरू कर दिया गया। भोरंज में लोक निर्माण विभाग का जो पीडब्ल्यू का डिवीजन की आपकी मांग थी तो उसमें 8/3/2019 को उसको भी हमने नोटिफाई करके उसको शुरू कर दिया है। अभी जो आपने कही है तो ये लखवाल की बमसन पेयजल योजना का जिक्र किया है, उसका भी समाधान निकालेंगे। और उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट कोर की जो बात कही है, जो हमने यहाँ पर स्वीकृत किया है और उसको शुरू करने की बात है, उसकी एक थोड़ी सी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है, उसको पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे उसको पूरा। और पूरा करने के बाद जो है आपको वो सुविधा मिले यहाँ पर, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। और उसके बाद 1-2 चीजों को लेकर के इन्होंने और भी कहा है, जो राजकीय महाविद्यालय तरक्वाड़ी में खेल मैदान के शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसका जो एस्टिमेशन है वो डिपार्टमेंट पूरा उसका एस्टिमेशन भेजे और एस्टिमेशन के मुताबिक उसको पूरा करने की दिशा में भी हम काम करेंगे। और जहां भोरंज मुख्यालय में जो आपने जो कहा कि लाइब्रेरी की संकित है लेकिन सुचारू रूप से उसको चलाने की जो आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल सके, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। यही मुझे आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में कहना है। मैं आप सबका आभारी हूं। आप सब के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार जो बनी है आप सबके सहयोग से चल रही है।
और आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने जो विभिन्न योजनाएं और शिलान्यास के जो कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं, उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ा करके और भी उसके बाद जो विकास कार्य क्षेत्र के होंगे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से मंच पर उपस्थित नेतृत्व सभी मंत्रीगण का, सभी विधायकगण का, विशेष तौर से आपकी विधायक कमलेश जी का और आपके संगठन के सभी प्रमुख नेता जो मंच पर उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के आयोजन की दृष्टि से बहुत विनम्र आग्रह किया था, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। अनुराग जी से मेरी बात हुई थी शाम को, वो शायद थोड़ा कह रहे थे कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया हूं, तो वो जल्दी स्वस्थ हो ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और कहा उन्हें मैं बाद में कार्यक्रम में कहीं जुड़ूंगा। तो इतनी बात कहते हुए आप